Hello students. So today I will discuss about the cell cycle and cell division. जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कुछ बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के रेफरेंस में, और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके अंदर जो डीएनए होते हैं बेसिकली, वो डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होते हैं. इन केस ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स जो डीएनए होते हैं वो डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन होते हैं. तो आज हम लोगों को पहले बात करनी है कि जो डीएनए के साथ जो अटैचमेंट होता है हिस्टोन प्रोटीन का, एग्जैक्टली वो होता क्या है. और ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आरएनए, स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स को फॉर्म करते हैं. ये जो सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स, दिस इज ए बेसिक बायोलॉजी इन द आईसीएसई बोर्ड. और ये बायोलॉजी को जस्ट इस वीडियोस के थ्रू हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये जो बायोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो नेक्स्ट कमिंग जो अभी 10 जुलाई को जो आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. इनसे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, जेनेटिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं. तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ आई विल जस्ट स्टार्ट. हिस्टोन प्रोटीन. ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, ये हिस्टोन प्रोटीन मेनली क्रोमोसोम्स की स्टेबिलिटी को मैनेज करता है. किसको मैनेज करता है? स्टेबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम्स को मैनेज करता है. ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, ये हिस्टोन प्रोटीन केवल यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में मिलती है. ये हिस्टोन प्रोटीन बेसिक नेचर की होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन, अमीनो एसिड की वजह से. ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन मेनली 5 टाइप्स की होती हैं, लाइक H2A, H2B, H3, H4 and H1 also present. तो ये जो डिफरेंट टाइप की जो प्रोटीन है, H2A, H2B, H3, H4 एंड H1 टाइप ऑफ प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं. ये आगे चल के व्हेन दिस हिस्टोन प्रोटीन जो बेसिकली डीएनए इसके ऊपर जब रैप करता है तो न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता है. तो ये तो बात है इस हिस्टोन प्रोटीन के रेफरेंस में कि ये बेसिक नेचर की होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन अमीनो एसिड. और ये जनरली 5 टाइप्स के होते हैं, H2A, H2B, H3, H4 और H1. ये हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम्स को स्टेबिलिटी अवेलेबल कराता है. दूसरी प्रोटीन है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन. ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन एसिडिक नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की. और ये एसिडिक नेचर की होती है टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की वजह से. अगर आपको याद नहीं होता है तो आप जस्ट इतना भी याद रख सकते हैं कि ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ये एसिडिक नेचर की है और हिस्टोन प्रोटीन बेसिक नेचर की होती है. ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, इट इज ऑल्सो 5 टाइप्स, A1, A2, B, C and D. ये A1, A2, B, C, D 5 डिफरेंट टाइप की नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है. तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्रोमोसोम्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन एज वेल एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होती है. ये
का है क्रोमोसोम्स। और इस क्रोमोसोम्स के अंदर ये है सेंट्रोमियर, और ये क्रोमैटिन, और ये क्रोमैटिड फाइबर। ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, जब ये क्रोमैटिड फाइबर्स के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं दीज आर द क्रोमैटिड, these are chromatin fiber, these are nucleosome, and these are डीएनए। मीन्स ये जो डीएनए है बेसिकली, जब ये यहां अगर बात करें न्यूक्लियोसोम की, तो न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू द ऑक्टामर डीएनए प्लस लिंकर डीएनए। ये जो ऑक्टामर डीएनए है, ये ऑक्टामर डीएनए के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन होती है H2A, H2B, H3 एंड H4, ये हिस्टोन प्रोटीन के दो यूनिट्स होती हैं टोटल, ये बन जाते हैं ऑक्टामर, दैट इज 2 यूनिट H2A, H2B, H3 एंड H4, ये। और ये बेसिकली इस तरीके से ये है हिस्टोन, और ये डीएनए इसके ऊपर ऐसे रैप करता है, और यहां पे प्रेजेंट होता है लिंकर डीएनए। तो ये आपका ऑक्टामर डीएनए है, और ये लिंकर डीएनए जो मिलकर के बनाता है न्यूक्लियोसोम को। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक क्रोमोसोम्स के अंदर दो क्रोमेटिड होते हैं, एंड टू ईच क्रोमेटिड रिप्रेजेंटेड बाय द 2 डीएनए। ये तो बात हुई इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स के रेफरेंस में और हिस्टोन प्रोटीन के रेफरेंस में। बेसिकली लास्ट टाइम पे ये हम लोगों की चीज मिस हो गई थी कि ये हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं उनके रेफरेंस में। आज हम लोग बात करेंगे कि जो सेल्स होती हैं, व्हाई द न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता क्यों है। ये जो न्यू सेल्स हैं, व्हाई द न्यू सेल्स डेवलप, ये जो न्यू सेल्स होती हैं ये डेवलप क्यों करती हैं, इसके लिए आपको मेन 4 स्पेसिफिक पॉइंट याद रखने हैं। अगर वो चारों स्पेसिफिक पॉइंट आप भूल जाते हैं, छोटा सा वर्ड याद रखिएगा, GR3, दैट इज GR3। ये जो GR3 है, इसमें G रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ को, दैट इज फॉर ग्रोथ।
तीन डिफरेंट आर हैं। तो फर्स्ट आर की अगर बात करें तो फर्स्ट आर है, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। दूसरा है जिसको बोलते हैं रिपेयर, एंड लास्ट है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये जो सेल्स हैं ये डेवलप क्यों करती हैं? ग्रोथ के लिए डेवलप करती हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसकी ग्रोथ होती है, क्योंकि हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है, मतलब ग्रोथ इज ए स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड व्हेन द एनाबॉलिक प्रोसेस इज मोर देन कैटाबॉलिक, तो ग्रोथ टेक्स प्लेस। जब किसी बॉडी के अंदर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ज्यादा हो, डिस्ट्रक्शन कम हो, तो ग्रोथ देखने को मिलती है। ग्रोथ इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। तो ये जो ग्रोथ होगी वो तभी होगी जब न्यू सेल्स डेवलप करेंगे। दूसरी चीज जो रिप्लेसमेंट है, ये जो रिप्लेसमेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर कई सारी ऐसी सेल्स होती हैं, कई सारे ऐसे कहना चाहिए कि प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से वो रिप्लेसमेंट जरूरी है। अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट के अंदर एवरी ईयर कई सारी लीव्स बनती हैं, तो कई सारी लीफ गिर जाती हैं। जब लीव्स ड्राई होती हैं, फॉल कर जाती हैं, तो न्यू लीव्स विल बी अराइजेस। तो वो क्या करती हैं? न्यू सेल्स विल डेवलप एंड रिप्लेस्ड। मिलियंस ऑफ आरबीसी जो होती हैं वो डिस्ट्रॉयड होती हैं एवरी सेकेंड पे, एंड दीज आरबीसी, न्यू आरबीसी आर रिप्लेस्ड बाय दिस, एंड दीज आरबीसी आर डेवलप इन बोन मैरो। तो रिप्लेसमेंट नहीं होगा तो न्यू सेल्स कैसे डेवलप करेंगे? जब रिप्लेसमेंट होगा, जब कोई चीज ब्रेक डाउन होगी, जैसे आरबीसी मिलियंस में एवरी सेकेंड्स पे डिस्ट्रॉय होती हैं, तो न्यू आरबीसी आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड फॉर different kind of activities. That's why the replacement. Next, repairing. जब हमारी बॉडी किसी वजह से इंजर्ड हो जाती है या एक्सीडेंटली बोन ब्रेक हो जाती है, तो उस बोन के अंदर और उस स्किन सेल के अंदर क्या होता है? सेल्स की रिपेयरिंग होती है, बोन रिपेयर्ड होती है, बोन फर्दर रीजनरेट कर जाती है। तो वो रीजनरेट और रिपेयरिंग के लिए रिक्वायरमेंट है किसके? न्यू सेल्स विल। तो ये न्यू सेल्स डेवलप कैसे करेंगे? माइटोटिक डिवीजन होता है, बेसिकली सेल डिवीजन से दी सेल्स आर रिपेयर। लास्ट वन इज ए रिप्रोडक्शन। ये जो रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस द यंग वंस। ये जो रिप्रोडक्शन है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या अमीबा हो, उनके अंदर भी बाइनरी फिशन से आइडेंटिकल सिमिलर स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। बट इन केस ऑफ द हायर प्लांट, इन केस ऑफ द हायर एनिमल लाइक द ह्यूमन, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, और वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या बनते हैं? सेक्स सेल्स बनती हैं। ये जो सेक्स सेल्स बनती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गैमीट, जिनको हम लोग बोलते हैं स्पर्म एंड ओवा, तो ये जो स्पर्म वो बनते हैं, इनके अंदर क्या होती है? मियोसिस से बनते हैं बेसिकली। ओके, ह्यूमन के केस में फॉर एग्जाम्पल, one is a male and one is a female. Male having a 46 number of chromosomes and the female also having a 46 number of chromosomes. But here आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, that is 22 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई। यहां पे आप लिख सकते हैं 22 ए मीन्स ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स। ये दोनों डिफरेंट सेक्स हैं, और जब इन सेक्स के अंदर मियोसिस होगी तो इनके अंदर बनेगा ओवा और इनके अंदर बनेंगे स्पर्म। इनके अंदर जब स्पर्म बनेंगे वो दो डिफरेंट टाइप के स्पर्म बनते हैं, लाइक दिस। ये बनेगा 11A प्लस एक्स, यहां बनेगा 11A प्लस वाई। जबकि इन फीमेल के अंदर केवल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2 एक्स क्रोमोसोम्स, तो यहां पे सिमिलर काइंड के गैमीट बनते हैं, लाइक दिस। इनको आप कह सकते हैं कि ये होमोमॉर्फिक हैं और ये हेटेरोमॉर्फिक हैं।
ये क्रोमोसोम्स, ये जो गैमीट है, नॉट क्रोमोसोम्स, व्हेन दीज गैमीट्स आर पार्टिसिपेट इन फ्यूजन लाइक दिस, तो यहां जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे 22 AA मींस ऑटोसोम्स प्लस XX। दैट मीन्स कि सच ऑर्गेनिज्म बिहेव एज ए फीमेल। Getting my point? And when these gametes are participate with this gamete, and after fusion, such organism having a 22A autosomes plus XY, means Y chromosomes जिसमें भी जाएगा वो क्या बनेंगे? मेल। एंड X chromosomes मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, बट इन केस ऑफ मेल ओनली Y is present, फीमेल do not have Y chromosomes। तो ये जो ह्यूमन के अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर जो गैमीट्स होते हैं वो गैमीट्स बनते हैं मियोसिस से। यहां पे बेसिकली मियोसिस होती है। इतनी सी बात हम लोगों को और डिस्कस करनी है। तो ये जो चार मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हम लोगों ने बोला GR3, ग्रोथ, न्यू सेल्स इज डेवलप, repairing, new cells is developed, replacement, new cells is developed, and reproduction, the new cell will be developed। जब ये एम्ब्रियो बनता है तो इस एम्ब्रियो के बनने के समय पे जो नर्व सेल्स होती हैं उन नर्व सेल्स का फॉर्मेशन एक ही बार होता है। दे आर नेवर रीजनरेट, ये डिवाइड नहीं करती और ये रीजनरेट नहीं करती। बट इन केस ऑफ द लिवर, ये जो ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे इनके अंदर एवरी 1 और 2 ईयर्स पे लिवर सेल्स के अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। प्लांट के केस में बात करें तो प्लांट के केस में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो मेनली एपेक्स पर प्रेजेंट होते हैं, लेटरल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, इंटरकैलरी पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, उन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर डिवीजन कैपेसिटी होती है। मेरिटोज का अपने आप में मतलब होता है डिवीजन, दैट इज ए कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइड। ये तो बात हुई कि ये व्हाई द न्यू सेल्स विल बी डेवलप। हम लोग को और बात करनी है इसके आगे कुछ डिफरेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल, बिकॉज आज हम लोगों को डिस्कस करना था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल, ये जो सेल साइकिल है, ये सेल साइकिल को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? बेसिकली सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जब सेल की ग्रोथ होती है, सेल के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, तो जो सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं कलेक्टिवली विच इज नोन एज सेल साइकिल। तो राइट डाउन द सीरीज ऑफ इवेंट्स, सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग cell grow and cell division। The series of events during the cell growth and cell division उसको हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। ये जो सेल साइकिल होती है, ये सेल साइकिल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ईस्ट से लेके मतलब यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक द ह्यूमन, इन सब के अंदर सेल साइकिल का पीरियड अलग अलग होता है। जैसे ईस्ट के केस में ये सेल साइकिल ईस्ट के केस में ये सेल साइकिल 90 मिनट में कंप्लीट होती है। इन केस ऑफ ह्यूमन ये सेल साइकिल 24 आवर्स में कंप्लीट होती है। एंड दीज सेल साइकिल आर कंप्लीटेड इन
and these cell cycle are completed in the two different phase. First phase is called the interphase, and another one phase is called M phase. हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इंटरफेस होती है इसको हम लोग नॉन डिवाइडिंग फेज बोलते हैं बेसिकली। As earlier, it is also called resting phase. ये मोस्ट एक्टिव फेज होती है, ये मोस्ट एक्टिव फेज। ये जो एम फेज है इसको हम लोग माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, इसको डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं। दैट इज ए डिवाइडिंग फेज। ये जो सेल साइकिल है जो इंटरफेज और एम फेज में कंप्लीट होती है, एक के अंदर नॉन डिवीजन फेज है, मतलब डिवीजन नहीं होता, नॉन डिवाइडिंग फेज होती है, एंड दिस वन इज कॉल्ड द डिवाइडिंग फेज। इस नॉन डिवाइडिंग फेज के अंदर 2 to 5% टाइम लगता है, और इस पर्टिकुलर नॉन डिवाइडिंग फेज के अंदर 98% टोटल सेल साइकिल का समय लगता है, जबकि इस डिवाइडिंग फेज के अंदर 2 to 5 मिनट का समय लगता है टोटल सेल साइकिल का। दूसरी चीज, ये जो इंटरफेज होती है, सच फेज आर प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द सेल डिवीजन। इस इंटरफेज के अंदर आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, इन सब का फॉर्मेशन हो, मतलब सेल्स विल बी प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द सेल डिवीजन। एंड द माइटोटिक फेज और द एम फेज which are completed in the two different kind of subphases which is known as karyokinesis and cytokinesis। तो ये जो डिवाइडिंग फेज है ये कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में कंप्लीट होती है। हम लोगों को बात करनी है कि ये जो इंटरफेज और नॉन डिवाइडिंग फेज है जो मोस्ट एक्टिव फेज कहलाती है, 98% ऑफ टोटल सेल साइकिल का इसमें टाइम लगता है। इस इंटरफेज में या इंटरफेज 3 डिफरेंट स्टेज में कंप्लीट होती है। फर्स्ट इसको बोलते हैं G1 फेज, सेकंड S फेज एंड द लास्ट वन G2 फेज होती है। ये इंटरफेज है जो 3 फेज में कंप्लीट होगी, G1, S, G2 और M फेज। हम इसको दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक दिस। फेज को हम लोग G1, इसको S, इसको G2 फेज बोलते हैं। ऑल दीज आर द कॉल्ड इंटरफेज। दिस इज कॉल्ड द
ये जो फेज है इसको हम लोग बोलते हैं एम फेज, दैट इज अ माइटोटिक और डिवीजन फेज। इस जीवन फेज की कुछ इंपॉर्टेंस होती है। इस जीवन फेज के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंस है, इस फेज को पोस्ट माइटोटिक फेज बोलते हैं, क्योंकि ये इस माइटोसिस के बाद हो रही है, इसे बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज। इस जीवन फेज के अंदर सबसे पहले होगा आरएनए का फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड आरएनए फॉर्म। जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। दूसरी चीज यहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, पॉलीमरेज एंजाइम्स बनते हैं, एटीपी का अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है इन G1 फेज, जिसको हम लोग ग्रोथ 1 फेज भी बोलते हैं। दूसरा फेज है जिसको बोलते हैं सिंथेटिक फेज। ये जो सिंथेटिक फेज है यहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इसको बोलते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन, दैट इज डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए विल टेक्स प्लेस। मींस अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, लेकिन क्रोमोसोम्स के नंबर नहीं चेंज होते। क्रोमोसोम्स नंबर नॉट चेंज। दूसरी चीज कि यहां पे सेंट्रियोल का, या कहना चाहिए कि यहां पे हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इन केस ऑफ एस फेज। कभी कभी क्या होता है कि ये जो जीवन फेज है, इस जीवन फेज के बाद जो सेल्स होती हैं जो सेल साइकिल से विड्रॉ कर लेती हैं, तो वो तो कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभी कुछ सेल्स होती हैं जो सेल साइकिल से विड्रॉ नहीं करती हैं, वो बेसिकली रेस्टिंग फेज में चली जाती हैं। व्हेन सेल एंटर इन दिस एस फेज, तो ये कमिटेड हो गया कि सेल विल बी पार्टिसिपेट इन डिवीजन। बट इफ द सेल्स इज not enter in S phase or synthetic phase, it means कि it present in G0 phase, that is called the resting phase, that is called the resting phase। वो टेम्परेरी हो सकता है या परमानेंट हो सकता है, जैसे इन केस ऑफ नर्व सेल्स, क्योंकि वो एक बार बनती हैं which is never regenerated, इसलिए वो G0 phase में पड़ी हैं परमानेंटली। these are present in the G0 phase, या इसको बोलते हैं resting phase। If the cells will enter from G1 to S phase, it is committed for the division। ये डिवीजन में कमिटेड है, ये डिवाइड करेगी ही करेगी। If cells do not participate या do not enter in S phase, which may present in the resting phase, and after the synthetic phase, the G2 phase will be developed. And when the cell enter in the G2 phase, here the tubulin protein is synthesized. Tubulin protein synthesized, spindle fibers form, DNA repairing takes place, and the duplication of mitochondria and chloroplast takes place in case of G2 phase। And this M phase which are completed in, and this M phase which are completed in the two different kind of phase, that is called karyokinesis and cytokinesis, जिसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो हम लोगों की बात हुई कि ये सेल साइकिल होती क्या है, सेल साइकिल में कौन कौन सी फेज प्रेजेंट होती हैं। तो विद इन फ्यू सेकंड यू कैन रिवाइज एंटायर सेल साइकिल। सेल साइकिल का सिंपल सा मतलब है सीरीज ऑफ इवेंट्स, जो कहाँ हो, जब सेल्स ग्रोथ करे और या सेल्स के अंदर क्या हो, डिवीजन हो बेसिकली। तो जब सेल्स डिवाइड करेगी और सेल्स के अंदर जब डिवीजन होगा तो सेल्स के अंदर कुछ इवेंट्स होंगे, उनको हम लोग कलेक्टिवली सेल साइकिल बोलते हैं। एंड विच आर कंप्लीटेड इन टू फेज, वन इज ए इंटरफेज एंड वन इज ए
एम फेज। इसको नॉन डिवाइडिंग, क्योंकि ये जो सेल है इस पर्टिकुलर G1 S और G2 फेज में द सेल विल बी इटसेल्फ प्रिपेयरिंग सर्टेन मटेरियल लाइक डीएनए, लाइक आरएनए, लाइक प्रोटीन, ये सब का डेवलपमेंट होता है, ये सेल प्रिपेयर होती है फॉर द डिवीजन। क्योंकि जब कोई भी सेल्स रिप्रोड्यूस होती है दे रिक्वायर्ड मोर एंड मोर एनर्जी। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको क्या चाहिए, प्रोटीन, उसको चाहिए बेसिकली डीएनए और आरएनए। तो ये मेन है इंटरफेज और एम फेज। बात करनी है मेन, दैट इज सेल डिवीजन की। ये जो सेल डिवीजन होते हैं, ये सेल डिवीजन जनरली दो टाइप के, जो आपके यहाँ स्टडी करनी है वो सेल डिवीजन जस्ट ओनली टू टाइप्स के होते हैं। इस सेल डिवीजन को एक्सप्लेन करने से पहले एक पॉइंट है वो और एक बार आप लोग डिस्कस कर लीजिए, एक बार आप और समझ लीजिए। अभी हम लोगों ने बात की कि ये जो डीएनए होता है, डीएनए से डीएनए की सिंथेसिस को हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं, लाइक दिस। डीएनए से डीएनए की सिंथेसिस को रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एंड आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ये तीन प्रोसेस आपको बायो में मिनिमम याद होने चाहिए कि डीएनए से डीएनए के फॉर्मेशन, दैट इज रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए व्हिच इज नोन एज रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मली न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि ये जो ट्रांसलेशन है जिसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है फ्रॉम द आरएनए, इसको हम लोग कहते हैं इट इज टेक्स प्लेस इन राइबोसोम्स। तो ये मिनिमम आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए कि आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन अगर होता है, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो कम टू द पॉइंट ऑन सेल डिवीजन। ये जो सेल डिवीजन है, ये सेल डिवीजन ज्यादातर दो टाइप के होते हैं। एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस, और दूसरा वो जिसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से पहले इसकी समरी समझ लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ जो सिलेबस है आईसीएसई बोर्ड के अंदर वो माइटोसिस को एक्सप्लेन किया गया डिटेल में, मियोसिस को उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो हम लोग बात करेंगे माइटोसिस की, डिटेल में बात करेंगे पहले, लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये डिस्कस करना है कि ये जो माइटोसिस और मियोसिस है, ये एग्जैक्टली अगर हम लोग फ्यू सेकंड्स की बात करें तो उस फ्यू सेकंड में आप कैसे याद रखेंगे कि ये माइटोसिस और ये मियोसिस है। जो माइटोसिस होती है उस माइटोसिस के अंदर मेनली इक्वेशनल डिवीजन होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि जब इनके अंदर जो पेरेंट सेल होती है और वो पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो उन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, लाइक दिस। ये पेरेंट सेल है, दैट इज ए पेरेंट सेल, और ये पेरेंट सेल के अंदर जब डिवीजन होगा, इस पेरेंट सेल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n इक्वल टू, मान लेते हैं 2n ही है, और इन सेल के अंदर अगर डिवीजन होता है तो इन पेरेंट सेल के अंदर डिवीजन, माइटोसिस अगर होती है तो 2 आइडेंटिकल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज 2 आइडेंटिकल सेल्स।
लेकिन इनके अंदर क्रोमोसोम्स नंबर विच इज ऑलवेज सेम, इसलिए इस माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। जब किसी पेरेंट सेल से 2 आइडेंटिकल सेल्स बन जाए और उनके अंदर क्रोमोसोम्स नंबर सेम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इन केस ऑफ मियोसिस, जब इस मियोसिस की बात करें तो इस मियोसिस के अंदर जब किसी पेरेंट सेल के अंदर डिवीजन होगा तो ये पहले 2 सेल्स फॉर्म होंगी और इन सेल के अंदर, इस पेरेंट सेल के अंदर जब फर्स्ट मियोसिस होती है, M1 मींस मियोसिस फर्स्ट, because this meiosis are completed in meiosis 1 and meiosis 2. इस meiosis 1 के अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है, that is रिडक्शन डिवीजन। और इस meiotic 2 के अंदर बेसिकली माइटोसिस होती है which is as similar as माइटोसिस, इसलिए उसको बोलते हैं meiosis 2, that is as similar as माइटोसिस। तो यहां पे जब पहला meiosis 1 होगी, दिस इज meiosis 1, तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स होंगी उनके अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर ऑलरेडी हाफ हो जाएंगे। एंड व्हेन दीज सेल्स आर पार्टिसिपेट इन meiosis 2, जो कैसी है? एज माइटोसिस, तो इससे भी 2 आइडेंटिकल सेल्स बनेंगे और इनके अंदर भी 2 सेल्स बनेंगे और इनके अंदर क्रोमोसोम्स नंबर हाफ। तो मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ सेल्स 4, these are the 4 cells and chromosomes number half, but here in case of mitosis the cells will be 2 cells will be developed in mitosis and chromosomes number will be same. Here the 4 cells will develop and the chromosomes number will be half. This is a meiosis and this is a mitosis. एक और बेसिक डिफरेंस है कि जब भी meiosis होगी in case of the higher plant or higher organism, तो ये जो meiosis है which is always takes place in गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे meiosis होती है, मतलब इट इज टेक्स प्लेस इन सेक्स ऑर्गन लाइक टेस्टिस और लाइक ओवरी। इस टेस्टिस के अंदर तो स्पर्म, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, और ओवा बनेगा किससे? ओवरी के अंदर meiosis होगी तब बनेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जो meiosis होगी वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन के अंदर होती है, सेक्स ऑर्गन के अंदर होती है। जो माइटोसिस होती है वो सोमेटिक सेल्स के अंदर होती है बेसिकली। ओके, सो हम लोगों को डिस्कस करना है इस माइटोसिस के रेफरेंस में, तो हम लोग बात करते हैं इस माइटोसिस की बेसिकली। माइटोसिस ये जो माइटोसिस है इसका मतलब होता है माइटोस। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड लाइक, दैट इज कॉल्ड द थ्रेड लाइक। दूसरी चीज कि ये जो माइटोसिस है, ये माइटोसिस मेनली सोमेटिक सेल्स में होती है, जर्मिनल सेल्स में नहीं होती। ये माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स नंबर सेम होते हैं, इसलिए इस माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। ये जो माइटोसिस है, ये माइटोसिस मेनली 2 फेज में कंप्लीट होती है। एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरा वो जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस।
कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे काइनेसिस का मतलब है डिवीजन और कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, मींस न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो जो माइटोसिस है जो सोमेटिक सेल्स के अंदर होगी वो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में कंप्लीट होगी। तो दीज न्यूक्लियस विल बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग डिफरेंट 4 फेज, जिसको हम लोग कह सकते हैं विच इज ए PMAT, दैट इज ए PMAT, शॉर्ट में लिखें, विच इज कॉल्ड एज PMAT, विच इज ए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एंड टीलोफेज। ये 4 फेज में कंप्लीट होती है कैरियोकाइनेसिस और ये है साइटोकाइनेसिस। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा साइटोकाइनेसिस को लिटिल बिट एक्सप्लेन करें तो प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर ये साइटोकाइनेसिस भी अलग अलग तरीके से होती है। प्लांट के अंदर साइटोकाइनेसिस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा। बट इन केस ऑफ एनिमल ये सेल फरो मेथड से होता है। कैसे होता है आई विल जस्ट एक्सप्लेन, बट इतना आपको पता होना चाहिए कि ये जो माइटोसिस है इस माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होंगी। ये माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है। थ्रेड लाइक अपीयरेंस होती है क्योंकि यहाँ पे जब इनिशियली जब न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होगा ड्यूरिंग द प्रोफेज तो यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं जो कंडेंसेशन होते हैं और जब ये कंडेंस्ड होते हैं तो शॉर्ट थिक क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कैरियोकाइनेसिस है और ये साइटोकाइनेसिस में कंप्लीट होती है। तो हम लोग बात करते हैं आगे इस प्रोफेज के डिफरेंस में। ये जो प्रोफेज है इस प्रोफेज में ये सेल है और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोसोम है और यहां पे ये क्रोमेटिन फाइबर्स कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ये अर्ली प्रोफेज है बेसिकली, लेकिन जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होगी, प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, दैट इज ए फर्स्ट। जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होगी तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियोप्लाज्म डिसअपीयर होना शुरू होगा, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा और ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस्ड हो जाते हैं और क्या बनाते हैं क्रोमोसोम्स को, और ये क्या है न्यूक्लियोलस। और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे ये बेसिकली ये अर्ली प्रोफेज, मतलब जैसे ही आप न्यूक्लियस की बात करें तो ये न्यूक्लियस बेसिकली यहां पे कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही ये प्रोफेज कंप्लीट होगी इन केस ऑफ लेट प्रोफेज तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन will be disappear, nucleolus will be disappear। क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं वो क्रोमेटिन फाइबर्स
शॉर्ट थिक क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं लाइक दिस। ओके और यहां पे एक और चीज होती है, यहां पे जो सेंट्रियोल होता है इन केस ऑफ एनिमल सेल, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता, तो एनिमल सेल के अंदर जब सेंट्रियोल होगा तो वो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाता है। दिस इज सेंट्रियोल और ये कुछ ऐसे डुप्लीकेट कर जाता है, तो यहां पे सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन देखने को मिलता है। यहां पे क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होता है, इट इज ए प्रोफेज। तो आप लिख सकते हैं प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। सेंट्रियोल duplication takes place. Third one, the chromatin fiber condensed into chromosomes. तो क्रोमेटिन फाइबर्स क्रोमोसोम्स में कंडेंस हो जाते हैं। इसके बाद जो फेज आती है उसको बोलते हैं मेटाफेज। मेटा का मतलब ये होता है लेटर, मतलब इसके बाद जो फेज आएगी उसको हम लोग बोलते हैं मेटाफेज। That is called the metaphase. मेटाफेज के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस मेटाफेज के अंदर जैसे कि जब सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो गया, क्रोमेटिन फाइबर्स क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो गए, तो अल्टीमेटली दीज क्रोमोसोम्स जो शॉर्ट थिक क्रोमोसोम्स थे, दीज क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ द सेल्स। तो यहां पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं और ये है क्रोमोसोम्स। ये इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं और यहां पे प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल, ये जो सेंट्रियोल है इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, क्योंकि ये सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, वहां पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं और वहां पे स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के साथ साथ वहां पे बनती हैं एस्टर रेज। ये बेसिकली एस्टर रेज होती हैं जो एस्टर और स्टार की तरह कुछ ऐसे दिस इज एस्टर रेज।
दूसरी चीज कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है और ये स्पिंडल फाइबर बेसिकली इस तरीके से सेंट्रोमियर पे अटैच होते हैं। ये मेटाफेज। तो मेटाफेज की जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहां पे दैट इज ए बेस्ट स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ बेस्ट स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स। सबसे ज्यादा विजिबल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज के अंदर, वो सबसे ज्यादा विजिबल होते हैं मेटाफेज के अंदर। दूसरी चीज, इस मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ सेल्स पे अरेंज हैं, ये बेसिकली ये है इक्वेटर। और इसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। ये है एस्टर और ये है सेंट्रोमियर। एक फाइबर और होते हैं जो आप देख रहे हैं पोल टू पोल अटैच है और एक फाइबर जस्ट सेंट्रोमियर से अटैच है। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर दो टाइप के होते हैं। एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस और एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। ये जो फाइबर है जिसको हम लोग, ये जो पोल टू पोल अटैच है, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस फाइबर, पोल टू पोल। और ये क्या है? ये है पोल टू सेंट्रोमियर। आप इमेजिन करिए कि इस पर्टिकुलर मेटाफेज के अंदर जहां क्रोमोसोम्स एक इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हैं, यहां पे जब ये इस फाइबर को, इस बेसिकली कंटिन्यूअस फाइबर को आप ऐसे पकड़ के खींच दिए लाइक दिस, तो क्या होगा कि ये जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट होगा वो सेंट्रोमियर डिवाइड कर जाएगा यहां पे। तो ये जो फेज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एनाफेज, मेटाफेज की बात आती है एनाफेज, वहां पे सिंपल सा इस माइटोसिस के अंदर, एनाफेज के अंदर सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है बेसिकली। एक और चीज यहां पे समझ लीजिए कि अभी मैंने बोला कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर सेंट्रियोल नहीं होते, इसलिए वहां पे एन एस्टर टाइप के स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। एस्टर नहीं बनते, केवल स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। बट इन केस ऑफ एनिमल, एस्टर टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर विल फॉर्म। नो एस्टर डेवलप। यहां पे एस्टर नहीं डेवलप होते, इन केस ऑफ प्लांट एस्टर डेवलप होते हैं। और ये एस्टर रेज के साथ साथ जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो जब हो जाए अटैच, मतलब वो उनको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं एस्टर। तो ये माइटोसिस में एनिमल के अंदर एस्टर टाइप और प्लांट के अंदर एन एस्टर टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनाफेज के रेफरेंस में। जब ये क्रोमोसोम्स, ये जो सेंट्रोमियर है, जब आप इस पर्टिकुलर कंटिन्यूअस फाइबर को ऐसे पकड़ के खींच देंगे तो यहां पे क्या होगा कि ये सेंट्रोमियर डिवाइड कर जाएगा और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको।
तो ये जो क्रोमोसोम्स था, ये जो क्रोमोसोम्स इनके सेंट्रोमियर डिवाइड कर गए और ये क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो गया। यहां आप कह सकते हैं कि ये, इनको हम लोग बोलते हैं हाफ क्रोमोसोम्स और वन क्रोमेटिड। दिस इज कॉल्ड द हाफ क्रोमोसोम्स और वन क्रोमेटिड। इसी तरीके से यहां भी ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये है मेटाफेज और ये है एनाफेज। एनाफेज के अंदर सेंट्रोमियर डिवाइड कर जाता है। सेंट्रोमियर डिवाइड करता है। दूसरा, यहां पे शेप ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलती है। शेप ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स है तो वी शेप का दिखाई देगा। अगर ये सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स है तो जे और एल शेप दिखाई देगी। अगर ये क्रोमोसोम्स आई एक्रोसेंट्रिक है तो आई शेप का दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं कि when this anaphase comes, these centromere will be divided in mitosis and the different shape of chromosomes has been seen, and these half chromosomes will move from opposite poles। ये जब बेसिकली क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे तो इसको बोलते हैं एनाफेज। एना का मतलब मूवमेंट, तो मूवमेंट ऑफ chromosomes, this is half chromosomes, a movement of chromatid from towards the opposite pole, means opposite pole की तरफ इन chromatids का और chromosomes का movement देखने को मिलता है एनाफेज के अंदर। और सबसे important point है कि shape of chromosomes has been seen in anaphase and the morphology and the size of chromosomes has been seen in metaphase। And the last phase of this karyokinesis, that is telophase। That is called the telo। telo का मतलब होता है end। At the end of karyokinesis, at the end of karyokinesis, the two daughter nuclei will form। जैसे ही ये क्रोमोसोम्स इस पर्टिकुलर एंड पे पहुंचेंगे like this, इस एंड पे पहुंचेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी रीअपियर। Nuclear membrane will be reappear। And the chromatin fibers, these chromatid are changed into chromatin, means decondensation of chromosomes will take place। That is a decondensation, like this। And the two daughter nuclei will form। Two daughter nuclei will form in telophase। Telo means end phase। At the end of this karyokinesis, this chromosomes is reached to the pole, and where the decondensation of chromosomes takes place, nuclear membrane will be reappears, and this is also called, some of the scientists is also called the reverse of prophase। That is also called the reverse of prophase। तो अब क्या हुआ, दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गई, लेकिन अभी क्या नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस होगी तो ये पर्टिकुलर न्यूक्लियस में यहाँ पे दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। मींस साइटोकाइनेसिस मींस इस पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट
heading, that is a cytokinesis. ये cytokinesis in case of plant, जब ये cytokinesis होगी तो यहां पे इस सेल के अंदर जब यहां पे साइटोकाइनेसिस होगी तो इन केस ऑफ प्लांट फ्रॉम दिस सेंटर द गोल्गी बॉडीज वेसिकल्स आर अरेंज्ड फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी लाइक इन दिस मैनर. In case of plant, in the cell, when the two daughter nuclei will form at center and from center to the periphery, these Golgi vesicles, this is a vesicle, Golgi vesicle, जिसको हम लोग बोलते हैं Golgi complex और Golgi bodies. तो वो Golgi bodies के अंदर जो vesicles होती हैं which are arranged from center to the periphery and later on it dissolve and to form a cell plate. And form a cell plate. So in case of plant, by cell plate formation, cytokinesis takes place, and the cell wall formation is centrifugal. The cell wall formation is centrifugal. So this is a cytokinesis in case of plant. Later on हम लोग बात करते हैं in case of animal. In case of animal, when these two daughter nuclei will form by furrow method, like in this way, these are wall formed towards the center. So in animal cell, by cell furrow method, cytokinesis will take place and to form a two daughter cells, and here the wall formation is centripetal. यहाँ पे जो वॉल बन रही है वो वॉल सेंट्रीपिटल बन रही है, मींस टुवर्ड्स पेरिफेरी टू सेंटर. इन केस ऑफ प्लांट फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी. सो दिस इज ए कंप्लीट माइटोसिस व्हिच आर कंप्लीटेड इन कैरियोकाइनेसिस एज वेल एज साइटोकाइनेसिस. तो हम लोगों ने बात की, शायद मेरी बात आप लोगों को सबको समझ में आई होगी और इसको कोशिश करिएगा एक बार इसके फिगर्स बनाइएगा कि कैसे कैसे माइटोसिस होती है, प्रोफेज क्या होती है, एनाफेज क्या होती है. और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं. दूसरी एक चीज कि ये जो बात हुई साइटोकाइनेसिस की और ये बात हुई माइटोसिस की, तो माइटोसिस की रिक्वायरमेंट होती क्यों है? अभी आपने पढ़ा कि न्यू सेल्स विल डेवलप बाय. जब माइटोसिस होती है, जैसे आपकी स्किन कभी बर्न कर जाती है, आपकी स्किन कभी इंजर्ड हो जाती है, तो सेल्स क्या होती हैं, फर्दर एक बार रीजनरेट कर जाती है. तो रीजनरेट करती कैसे? इस माइटोसिस की वजह से. सेल्स के अंदर जब किसी पर्टिकुलर इंजरी में, एक्सीडेंट में बोन टूट जाती है, बोन का फ्रैक्चर्स हो जाता है, तो फ्रैक्चर्स दोबारा क्या होते हैं, वो बोन जुड़ जाती है. किसकी हेल्प से? इस माइटोसिस की हेल्प से. इन केस ऑफ प्लांट, जो एपिकल पोर्शन पे जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यू होते हैं, इनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उनके अंदर भी ज्यादातर क्या होता है, माइटोसिस होता है. तो ये माइटोसिस के सिग्निफिकेंस है. ओके, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू.